कानूनों की व्याख्या करना। तो इसका न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों की व्याख्या करना। अब व्याख्या किस तरीके से कि जो इनके द्वारा कानून बनाए गए उसमें जनता की हित समाहित है या नहीं, थोपे गए कानून तो नहीं है इससे जनता आतताई हो जाए, आतंकित हो जाए, इस तरीके के कानून तो नहीं है, जिसमें जनता का हित समाहित होना चाहिए, इसमें जनता अपना सर्वांगीण विकास कर सके, ऐसे कानूनों का निर्माण करने पे बल दिया गया है। ठीक है, तो कानूनों की व्याख्या करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा। और कार्यपालिका क्या करती है? लागू करती है। और कानून का निर्माण कौन करती है? विधायिका करती है। अब ये जो विधायिका है वो क्या है? संसद भी कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं? संसद। और जो विधायक हमारे द्वारा जो जीत के जाते हैं, जो हमारे द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे द्वारा जो जीत के जाते हैं, सांसद वगैरह, वो कहाँ जाते हैं? संसद में जाते हैं। तो वो विधायक जो है वो क्या है? संसद के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब यहाँ कानूनों का निर्माण किया जा रहा है। कार्यपालिका के अंदर कौन कौन होगा? अब जो लागू करेंगे इनके अंदर वो है मंत्रिमंडल। कौन होते हैं? मंत्रिमंडल। इसके अंदर मंत्रिमंडल होता है। कार्यपालिका के अंदर कौन होता है? मंत्रिमंडल होता है। और मंत्रिमंडल जो होता है उसका जो प्रमुख होता है, एक प्रमुख होता है, और वो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, जिसे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी कहते हैं। किस तरह होता है यहाँ पे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कार्यपालिका कानूनों को लागू कर रही है। इसमें एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जिसे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान के रूप में भी इसको क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। अब जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका व्याख्या जो कर रही है कानूनों की, वो किस तरीके से करती है? निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करती है। निष्पक्ष रूप से मतलब ये क्या होती है? स्वतंत्र रूप। न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय देती है। वो किसी प्रधानमंत्री के अधीन नहीं है, वो राष्ट्रपति के अधीन नहीं है। न्यायपालिका न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। देश हित का कार्य होगा तो देश हित में फैसला देगी, और जनहित का कार्य होगा जनहित के अंदर वो फैसला देगी। तो निष्पक्ष कार्य है इसका, और ये स्वतंत्र रूप से जानी जाती है। तो इस तरीके से संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि शक्तियों का विभाजन करना, विकेंद्रीकृत करना। और जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसको दो स्तर पे इसका विभाजन किया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। हमारे भारत के अंदर कैसी व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था है, और अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक ही व्यक्ति के द्वारा फैसले लिए जाते हैं, यहाँ पर एक ही व्यक्ति होता है, जबकि हमारे यहाँ पे सभी के द्वारा सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? मंत्रिमंडल के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। विधायिका कानूनों का निर्माण करती है, जिसे संसद भी कहते हैं। कानून कहाँ बनते हैं? संसद के अंदर बनते हैं। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, और इसके अंदर मंत्रिमंडल होता है, और मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जिसे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी कहते हैं। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। किस रूप में करती है? स्वतंत्र रूप में, निष्पक्ष रूप में वो कार्य करती, किसी के दबाव में कार्य नहीं करती। तो इस तरीके से ये संसदीय शासन व्यवस्था है। और एक अंतिम चीज है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों क्या है? एक दूसरे की पूरक है। क्या है ये? एक दूसरे की पूरक है। मतलब कानून यहाँ बन रहे हैं, यहाँ लागू हो रहे हैं। ठीक है, संसद के अंदर जो विधायक वगैरह उन्हीं में से किसका निर्माण किया जा रहा है? मंत्रिमंडल का निर्माण किया जा रहा है, और मंत्रिमंडल में से एक प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया जा रहा है। तो ये एक दूसरे की क्या हो गई है? पूरक है। एक दूसरे की ये क्या हो जाती है? पूरक है कहलाती है, एक दूसरे के लिए आश्रित है। तो हमारी 5 विशेषताएं ये कंप्लीट होती है संसदीय शासन व्यवस्था के साथ। और टोटल 20 जो विशेषता है उनमें से 6 नंबर की जो विशेषता है वो नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। नीति निर्देशक तत्व से यानी नीति से ही स्पष्ट है कि क्या होता है? नीति से तात्पर्य कि नीति निर्माण करना। क्या करना है? नीति का निर्माण करना है, और ऐसी नीतियां बनानी है जिसमें सबसे ज्यादा क्या समाहित हो? जनहित। क्या समाहित होना चाहिए? जनहित समाहित होना चाहिए, जनता के हितकारी कार्य होने चाहिए। नीति निर्देशक तत्व।
तत्व, नीति निर्देशक तत्व। अब देखो ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो नीति निर्माण करना है, और ये हमने जो नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से संविधान से लिए हैं? आयरलैंड। कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, और संविधान के कौन से भाग में इनका उल्लेख किया गया है? भाग 4 में इनके बारे में बताया गया। कौन से भाग में बताया गया? भाग 4 में। और अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक इनकी व्याख्या की गई? अनुच्छेद 36 से 51। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। भाग 4 में इनके बारे में विस्तार से विवरण दिया गया, और अनुच्छेद 36 से 51 कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक इनमें बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। ठीक है, वो नीति निर्देशक तत्व जो ये जनता के लिए क्या काम करते हैं? नीति मतलब क्या करेंगे? ऐसा कार्य करेंगे, ऐसी नीतियों का निर्माण करेंगे जो जनता के लिए एक नया मार्ग खोलेंगे, एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ये जनता के लिए इसका कार्य करते हैं पथ प्रदर्शक के रूप में। इसके रूप में कार्य करते हैं ये पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। कौन का कार्य करते हैं? नीति निर्देशक तत्व एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं जनता के लिए। या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि निर्देशित करना, सरकार को ये निर्देशित करते हैं। इसको करते हैं सरकार, जो भी सरकार बनेगी उसको निर्देशित करेंगे कि जो भी सरकार चुन के आई है, जो भी सरकार का निर्माण हुआ, उस सरकार को ये चीज बताई जाएगी कि तुम्हें कार्य किसके लिए करने हैं? जनता के हित के लिए करना है, क्योंकि आपका उत्तरदायित्व किसके प्रति है? भारतीय जनता के प्रति है, तो जनता के लिए आपको कार्य करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, और निर्देशित करते हैं, निर्देश करते हैं कि ये कार्य करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी चीज ये वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग्य मतलब न्यायालय में योग्य नहीं, मतलब न्यायालय में इनको क्या नहीं किया जा सकता? चैलेंज नहीं किया जा सकता, इनके खिलाफ न्यायालय के अंदर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है, इनके खिलाफ बोला नहीं जा सकता। तो ये वाद योग्य नहीं, यानी विवाद नहीं किया जा सकता। और नीति निर्देशक तत्वों का जो कार्य है वो है, क्या कार्य है? लक्ष्य निर्धारित करना। कोई भी सरकार बनेगी वो लक्ष्य बनाएगी ना कि हमें इस तरीके से कार्य करना है, जनता के लिए कैसे कैसे कार्य करने हैं, तो वो लक्ष्यों का निर्धारण करेगी। और इसके अंदर क्या समाहित रहती है? जनता की इच्छाएं, आकांक्षाएं। नीति निर्देशक तत्वों में क्या समाहित रहती है? जनता की इच्छाएं इसके अंदर समाहित रहती है। ठीक है, और जनता के सपने, लक्ष्य, आकांक्षाएं और सपने इसके अंदर समाहित रहते हैं। क्या समाहित रहते हैं इसके अंदर? सपने समाहित रहते हैं। इस तरीके से पथ प्रदर्शक के रूप में निर्देशित होते हैं, वाद योग्य नहीं है, लक्ष्य, आकांक्षाएं, सपने इसके अंदर समाहित होते हैं जनता के। अब देखो यहाँ क्या प्रश्न बन के आता है? क्या नीति निर्देशक तत्व के संबंध में न्यायालय में जा सकते हैं? यानी नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं। क्या नीति क्या नीति निर्देशक तत्व के संबंध में न्यायालय में जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं। मतलब क्या नीति निर्देशक तत्व के संबंध में न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं, यानी वाद योग्य। यहाँ पे बात स्पष्ट हो गई थी कि ये क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं होते। और सरकार जो है वो किसके लिए चुनी जाती है? सरकार किसके लिए चुनी जा रही है? इसके अंदर सरकार का जो निर्माण है नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार उसे कार्य करना होता है, और वो किसके लिए कार्य करेगी? जनता के लिए। किसके लिए कार्य करेगी?
जनता के लिए से कार्य करना होता है। तो इस तरीके से नीति निर्देशक तत्व कार्य करते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंदर छठी विशेषता थी नीति निर्देशक तत्व। फिर है सातवीं जो विशेषता है वो है समाजवादी राष्ट्र। अब देखो एक चीज इसमें नीति निर्देशक तत्व के अंदर एक चीज छुपी है, वो है नीति निर्माण करना। नीति, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? नीति निर्माण करना। अब नीति निर्माण करना के अंदर क्या क्या चीजें आ गई? कैसी नीतियां बनाएगी वो जनता के लिए? पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा औरतों के लिए पेंशन, ठीक है। तो पेंशन व्यवस्था, नरेगा कार्य, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है, नरेगा का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से एक कार्य करती है और जो फैसले रहेगी वो ये जनहितकारी निर्णय इसके द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। सातवीं विशेषता के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और वह है समाजवादी राष्ट्र। समाजवादी राष्ट्र। अब देखो समाजवादी राष्ट्र मतलब समाजवादी राष्ट्र से मतलब है कि क्या होता है? समाजवादी राष्ट्र मतलब इसकी विचारधारा क्या है? ये विचारधारा अलग अलग व्यक्तियों की क्या हो सकती है? अलग अलग विचारधाराएं होती है, एक समान नहीं होती है। तो इसमें जो विचारधारा है वो समाज की है गांधीवादी विचारधारा इसका जो समाज है वो गांधी जी की कैसी विचारधारा, यानी गांधी जी क्या मानते थे समाज के लिए? गांधी जी के क्या विचार थे? गांधी जी के कैसे विचार थे समाज के प्रति? मतलब संपत्ति पर पहला हक, क्या मानते थे? संपत्ति पर पहला हक मतलब अधिकार, तो मतलब है अधिकार। संपत्ति पे पहला अधिकार किसका मानते थे? ये समाज का। किसका मानते थे? समाज का। गांधी जी की जो विचारधारा है वो समाजवादी राष्ट्र के प्रति कैसी विचारधारा कि संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए? समाज का। लेकिन समाज का कैसा होना चाहिए? समाज का अधिकार कैसा होना चाहिए? समाज का अधिकार समान रूप से। कैसा होना चाहिए? समान रूप से। समान रूप से एक समान अधिकार होना चाहिए, नहीं कि एक व्यक्ति के पास में संपत्ति बढ़ती जाए, उसका कोई सरकार जिक्र नहीं करे। तो उन लोगों पे टैक्स वगैरह भी लगाने के कार्य किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सभी व्यक्ति क्या है? राष्ट्र के प्रति सब समान है। तो समाज का अधिकार तो संपत्ति पे, लेकिन कैसा होना चाहिए? समान रूप से होना चाहिए। समान रूप से क्या है कि उसका कार्य होना चाहिए। तो समाजवादी राष्ट्र गांधीवादी विचारधारा, इसमें संपत्ति पे जो अधिकार है हक है वो किसका होता है? सरकार का होता है, ठीक है। सॉरी समाज सरकार, ठीक है। ये समाज से सरकार का निर्माण हो रहा है और समाज का जो अधिकार है वो कैसा होना चाहिए? समान रूप से होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई 7 विशेषताएं। अब 8वीं जो विशेषता है वह है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य होता है कि भारत के अंदर जो व्यक्ति सरकार का निर्माण करेगा उसकी जो आयु है, जो उसकी जो आयु वो कितनी बताई गई है? 18 वर्ष। कितने वर्ष होने चाहिए? मतलब जो 18 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति है वही क्या कर सकता है? राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। 18 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति राष्ट्र निर्माण योगदान देगा। राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा और किस तरीके से देगा? राष्ट्र निर्माण में योगदान उसका किस तरीके से योगदान होगा? वो देगा वोट के माध्यम से। किस तरीके से देगा? वोट के माध्यम से। वोट मतलब मताधिकार। मताधिकार है उसका, मतलब उसको कैसा अधिकार दिया गया है? मत देने का अधिकार। मतलब वयस्क मताधिकार से तात्पर्य कि 18 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा और वो कैसे देगा? वोट के माध्यम से देगा। मताधिकार उसको हासिल हो जाएगा। जिस व्यक्ति की उम्र क्या हो गई हो?
18 वर्ष हो गई। और ये जो 18 वर्ष का जो उम्र जो तय की गई है वो भारत के अंदर कब लागू की गई थी? 1989। 1989 के अंदर इसको सम्मिलित किया गया था। और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 61वां संविधान संशोधन करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। अब 1989 से पहले क्या स्थिति थी? जब 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके मताधिकार जो दिया गया, वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया, उसमें उम्र तय की गई 18 वर्ष। तो इससे पहले क्या स्थिति थी? मतलब उससे पहले उम्र क्या होगी? तो उसके लिए क्या है कि 21 वर्ष। मतलब इससे पहले 1889 से पहले जो मताधिकार हासिल था वो था 21 वर्ष का। कितने का हासिल था? 21 वर्ष। मतलब 21 वर्ष का व्यक्ति क्या कर सकता था? अपने मत का प्रयोग कर सकता था, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता था। 18 वर्ष का नहीं। 18 वर्ष का कब से लागू हुआ है? 1989 से। कौन सा संविधान संशोधन करके? 61वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल हमने 8 विशेषताओं का अध्ययन किया गया है हमारे द्वारा। अब है 9वीं जो इसकी विशेषता है, भारतीय संविधान की जो विशेषता है उसका हम अध्ययन करते हैं। नवी जो विशेषता है वो है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? मतलब पंथ मतलब होता है धर्म। और धर्म के मामले में भारत के अंदर क्या है? निरपेक्षता। मतलब किसी भी एक धर्म का क्या नहीं लिया गया, इसमें पक्ष नहीं लिया गया। हमारे यहाँ पे जो संविधान के अंदर जो पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय है कि भारत का जो संविधान है वहाँ सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म के लोग क्या करते हैं? यहाँ पे निवास करते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। हमारा एक राज्य का एक आधिकारिक धर्म नहीं है भारत के अंदर। क्या नहीं है? पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है कि भारत का एक आधिकारिक धर्म नहीं है, एक कानूनी रूप से कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ पे सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों का क्या किया जाता है? सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों का यहाँ पे क्या किया जाता है? आदर या सम्मान। क्या देते हैं हम उसको? आदर देते हैं या सम्मान देते हैं। तो पंथ निरपेक्षता मतलब धर्म, पंथ से मतलब क्या होता है? धर्म। और निरपेक्ष मतलब सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को यहाँ पे क्या किया जाता है? आदर दिया जाता है। सभी धर्म हमारे लिए क्या है? संविधान के अंदर समाहित है। सभी धर्म के लोगों को यहाँ पे जीने का अधिकार है, जीव और जीने का अधिकार हमारे यहाँ पे। सभी धर्मों को एक समान अधिकार है, मतलब किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके, 42वें संविधान संशोधन का मतलब मैंने बताया था पहले कि क्या होता है? परिवर्तन। क्या परिवर्तन किया गया है? इसको प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया है। किसके अंदर जोड़ा गया है? प्रस्तावना के अंदर। और कब जोड़ा गया? 1976। मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा। किस शब्द को जोड़ा गया? पंथ निरपेक्षता। किसको जोड़ा गया? पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया। यानी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, मतलब भारत के अंदर क्या नहीं है? राज्य का विशेष धर्म नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी बौद्ध, पारसी, जैन, सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। कोई राज्य का आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोग यहाँ निवास कर सकते हैं। किसी प्रकार का किसी के साथ में क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को किस दृष्टि से देखा जाएगा? उनको सम्मान दिया जाएगा, आदरता की दृष्टि से, और उनको सम्मान दिया जाएगा। 10वीं विशेषता है वो है विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण
अब देखते हैं इसमें विलक्षण दस्तावेज किस तरह से विलक्षण दस्तावेज के रूप में इसको स्वीकार किया गया भारतीय संविधान को। विलक्षणता से क्या मतलब होता है? विलक्षणता से मतलब होता है इसकी सुंदरता से, इसे लिया गया खूबी, खूबसूरती। अब इसकी क्या खूबसूरती हो सकती है? किस तरह से खूबसूरत है हमारा संविधान? ये थोड़े ना कि हमने दुनिया के अन्य संविधानों से कई बातें हमारे संविधान के अंदर संकलित करके एक संविधान का निर्माण किया गया है तो हमारा कोई महत्व नहीं है। हमारा भी बहुत बड़ा महत्व है। एक विलक्षण दस्तावेज के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, जिसे आप कह सकते हो खूबसूरत। हमारा संविधान कैसा है? खूबसूरत दस्तावेज के रूप में। अब ये खूबसूरत दस्तावेज कैसे कह सकते हैं इसको? कैसे इसमें खूबियां, क्या खूबियां है? अच्छी खूबियां होगी। अब जिस व्यक्ति में अच्छे गुण होंगे तभी तो लोग उसको क्या करेंगे? उसको अपना आइकन बनाएंगे, क्या उनको अच्छे तरीके से स्वीकार करेंगे। उसी व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है जिसमें कुछ खूबियां हो। हम महापुरुषों का क्यों उदाहरण देते हैं? उदाहरण देने के पीछे ये तात्पर्य है कि उनके अंदर खूबियां थी, कि उन्होंने किस तरीके से अपना योगदान दिया राष्ट्र की समृद्धि के अंदर। किसी भी व्यक्ति का हम महात्मा गांधी जी समझ लो, महाराणा प्रताप समझ लो, शिवाजी समझ लो, इनके हम उदाहरण क्यों देते हैं? उदाहरण मतलब उनके अंदर क्या थी? खूबियां थी। खूबियों की वजह से उपमाएं दी जाती। तो ऐसे ही हमारा जो संविधान है उसकी जो एक विशेषता है वो विलक्षण दस्तावेज के रूप में, मतलब खूबसूरत दस्तावेज के रूप में। और खूबसूरत दस्तावेज के रूप में ऐसे हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जो हमारे देश के बाद में कई ऐसे राष्ट्र हैं, हमारे राष्ट्र के पश्चात कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो क्या हुए हैं? स्वतंत्र हुए हैं। और वो स्वतंत्र होने के बाद में उनको भी एक शासन व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने ये देखा कि किस संविधान के अंदर, कौन से संविधान के अंदर नैतिक मूल्य समाहित है, आदर्श उद्देश्य समाहित है। तो उन संविधानों से उन्होंने अच्छे मूल्य अपनाए। जिसके अंदर भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान का जो निर्माण किया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण में भारतीय